नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार आप सभी का यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पर भरपूर स्वागत करता हूं। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज से 7th फेज टीचर बहाली के छात्रों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा सामाजिक विज्ञान से जुड़े स्पेशल क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह क्लास आपको प्रत्येक दिन लगाए जाएंगे, क्योंकि तीनों ही स्तर के छात्रों के लिए, चाहे वो प्राथमिक स्तर के छात्र हो, माध्यमिक स्तर के छात्र हो या उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र हो, तीनों ही स्तर के छात्रों के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक विज्ञान कॉमन विषय है। तो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक विज्ञान तीनों स्तर के छात्रों को ही आपको पढ़ना है। तो आज से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम सामाजिक विज्ञान की क्लास लगाएंगे। तो आज से हम सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत करेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7th फेज टीचर बहाली के छात्रों के लिए क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है और इसकी समाप्ति कहाँ होती है। तो ये समझना सबसे पहले जरूरी है, तब आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उससे आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत आपको 1885 से मानी जाती है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और समाप्ति होती है 1947 को, जब देश हमारा आजाद होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से होती है, तो सन 1885 से होती है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहली पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की समाप्ति कब होती है, तो हमारा देश जब आजाद होता है, यानी देश की आजादी के समय तक, देश की आजादी के समय तक यह हमारा देश जब आजाद होता है। इसी 1885 से लेकर के 1947 के बीच के संपूर्ण गतिविधियों को आपको पढ़ना है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसी के बीच में घटित हुई थी। तो आप समझ गए होंगे कि कहां से कहां तक पढ़ना है। 1885 से लेकर के 1947 के बीच के संपूर्ण गतिविधियों को पढ़ना है। इसी के बीच के जितने भी गतिविधि हुए थे वे सभी गतिविधि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत आते हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहला ही प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, यानी कि वह वर्ष कौन सा था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी या किस वर्ष को की गई थी, तो दिसंबर 1885 ईस्वी को। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी वह व्यक्ति कौन था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो वो व्यक्ति था एओ ह्यूम। और यह एओ ह्यूम आपको कौन था, बंगाल का ढाका का नवाब हुआ करता था। यह कौन था, ढाका का नवाब हुआ करता था, यानी ढाका के नवाब एओ ह्यूम द्वारा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी को की जाती है। अब यहाँ से तीसरा पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में क्या नाम था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वगामी संस्था का क्या नाम था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभ में नाम आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वगामी संस्था का नाम भी आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी को की गई थी और संस्थापक थे एओ ह्यूम। यानी कि एओ ह्यूम ने ही 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, और यही भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी के कहने पर, ये भी नाम ध्यान में रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया कि स्थापना कब हुआ था, तो दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसके संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम कौन था, तो ढाका का नवाब था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पुरोगामी संस्था का क्या नाम था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रारंभ में क्या नाम थे, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ थे, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित कर दिया गया दादा भाई नौरोजी के कहने पर, और परिवर्तित करके नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अब प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम द्वारा की जाती है, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो इस समय भारत का वायसराय आपको लॉर्ड डफरिन था, यानी कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो इतना हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था और उस स्थान का क्या नाम था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और यह कॉलेज आपको ग्वालियर टैंक मुंबई में स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हो जाता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो ग्वालियर टैंक मुंबई में स्थित है। अब प्रथम अधिवेशन से जुड़े हुए 2-3 पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम को नियुक्त किया गया था। और प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इसके अध्यक्ष के नाम को, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष के नाम को ध्यान में रखेंगे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाते हैं, और जो सचिव बनते हैं ए.ओ. ह्यूम, इसी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो सचिव को संस्थापक से जोड़ करके याद करेंगे, यानी कि संस्थापक और सचिव एक ही व्यक्ति था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हो जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सचिव भी आपको ए.ओ. ह्यूम हो जाते हैं। बस आपको अध्यक्ष का नाम ध्यान में रखना है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जो कि आपको ग्वालियर टैंक मुंबई में स्थित है। तो आपको 28 दिसंबर को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में केवल 85 ही नहीं देगा 1800, बस आपको 28 दिसंबर 1885 भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जुड़ा हुआ अगला पॉइंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, यानी वह व्यक्ति कौन था जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, और वह व्यक्ति आपको पारसी थे। तो वो थे आपको दादा भाई नौरोजी, और इन्हें 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और किस अधिवेशन में बनाए गए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन, जो 1886 ईस्वी में हुआ था। तो 85 में आपको प्रथम अधिवेशन हुआ था, और 1886 ईस्वी में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, जो कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपको कलकत्ता में आयोजित किया गया था, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था 1886 ईस्वी को। और तीसरा पॉइंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। तो ये तीनों पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगला पॉइंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यानी वह व्यक्ति कौन थे, वह प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और उन्हें 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ से भी 2-3 पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। पहला पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1887 में आपको मद्रास अधिवेशन हुआ था, और यह क्रम से हुआ था। पहले आपको 85 में कलकत्ता नहीं मुंबई में हुआ था, और 86 में आपको कलकत्ता में हुआ था, और 87 में आपको तीसरा अधिवेशन आपको मद्रास में हुआ था। इसी मद्रास अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, बदरुद्दीन तैयब को अध्यक्ष बनाया था,
यही बदरुद्दीन तैयब आपको मुस्लिम थे, जो मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। तो इस तीनों पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 87 में मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष किसे बनाए गए थे तीसरे अधिवेशन के, तो बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको यही बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था, यानी वह प्रथम ईसाई व्यक्ति कौन थे जिन्हों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो थे जॉर्ज यूले, और यह 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ भी 2-3 पॉइंट आपको बनता है। पहला पॉइंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन से अधिवेशन में ईसाई व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था, तो जॉर्ज यूले को, और इलाहाबाद अधिवेशन में बनाया गया था। तो इलाहाबाद अधिवेशन आपको कब आयोजित किया गया था, तो 1888 ईस्वी को। तो यहाँ से भी 3-4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि यह इलाहाबाद अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। कौन सा था? चौथा, जो 1888 ईस्वी में आयोजित किया गया था इलाहाबाद में, और इसी चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता आपको जॉर्ज यूले ने किया था, और ये जॉर्ज यूले आपको ईसाई थे, इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। तो ये क्रम से 4 अधिवेशन होते हैं, 85, 86, आपको आ जाता है 87 और 88। तो इन चारों अधिवेशन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगला पॉइंट बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पर हम एनी बेसेंट को जानते हैं, यानी एनी बेसेंट वह महिला थी जिन्हें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त किया था, तो वो एनी बेसेंट हो जाती है। तो अब पूछता है कि एनी बेसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो एनी बेसेंट आपको 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से भी 2-3 पॉइंट बनता है। पहला कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने किया था। और दूसरा पॉइंट बनेंगे कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो थी एनी बेसेंट। अब ध्यान में रखेंगे कि एनी बेसेंट एक पारसी महिला थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अगला पॉइंट बनता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, यानी कि वह प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो वो महिला थी आपको सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सरोजनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसे भी ध्यान में रखना है। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है इस तरह से कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। और दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि चूंकि सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यह कानपुर अधिवेशन 1925 में आयोजित किया गया था। तो यहाँ मैं बता दूं कि यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन? एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट आपको सिर्फ महिला थी प्रथम, लेकिन यहाँ आ जाता है प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से भी आपको 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी, तो मात्र 1 बार की थी। इसे भी ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी मात्र 1 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। अब देखिए, अब आता है कि कांग्रेस के सदस्य पर अध्यक्ष नहीं रहे, यानी कि वह व्यक्ति कौन थे
जो कांग्रेस के सदस्य थे परंतु अध्यक्ष कभी भी नहीं बन सके। यानी कांग्रेस के सदस्य के तौर पर उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया, लेकिन उन्हें अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक ही वह व्यक्ति थे जो कांग्रेस के सदस्य के तौर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए कार्य किया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए, अब आता है कि कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहे, यानी कि वह भारतीय क्रांतिकारी नेता कौन थे जो कभी भी कांग्रेस से अपनी संबंध स्थापित नहीं किए। तो वो व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां। तो इनको भी ध्यान में रखेंगे कि सर सैयद अहमद खां देश की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये कभी भी अपने को कांग्रेस से संबंध स्थापित नहीं किया। अब आता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, यानी वह व्यक्ति कौन थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने परंतु वह सबसे नौजवान अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते थे। तो वो थे अबुल कलाम आजाद। और ये अबुल कलाम आजाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष बनने का अवसर इनको प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे या किसे बनाया गया था। तो अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, चूंकि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे तो अबुल कलाम आजाद किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्षता किसने की थी। तो अबुल कलाम आजाद ने किया था और लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से भी 2-3 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि कांग्रेस के सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्षता करने का अवसर किसे प्राप्त हुआ था। तो अबुल कलाम आजाद को प्राप्त हुआ था। और दूसरा बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद कितने वर्ष तक लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो लगातार 6 वर्ष तक की थी। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट को मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन अगर पूछता है तो आप देंगे ग्वालियर टैंक मुंबई में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष WC बनर्जी और सचिव हो जाते हैं A.O. ह्यूम। और दूसरा अधिवेशन अगर पूछेगा तो आपको 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, इसी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ही वह व्यक्ति थे जिसे पारसी अध्यक्ष के तौर पर जाना जाता है। तो अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन आपको मद्रास में आयोजित किया गया था। और इसी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। और ये बदरुद्दीन तैयब आपको मुस्लिम थे, इसीलिए बदरुद्दीन तैयब को मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब आता है कि ईसाई अध्यक्ष कौन थे। तो ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब यहाँ से दोनों में भी अंतर मैं आपको दिखा देता हूँ। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आपको सरोजनी नायडू थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। और कांग्रेस के सदस्य थे पर कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। और कांग्रेस से अपना संबंध कभी स्थापित नहीं किया था, वो थे सर सैयद अहमद खां। और सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पर आपको कौन जाने जाते हैं, अबुल कलाम आजाद जो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। और सबसे युवा के साथ साथ सबसे लंबी अवधि तक भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद। और लगातार यह 6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुए अभी आधे पॉइंट हुए हैं और आधे पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों इतना ही, फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।